हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है यानी कि इवोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट जो है वो हेरिडिटी से रिलेटेड है और सेकंड पार्ट में हम इवोल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जनरली चेंज को बताता है कि पुराने टाइम से लेकर नए टाइम में क्या क्या चेंज आया है। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको दूं तो आप कोई भी एक सब्जी ले लीजिए, जैसे आप शिमला मिर्च जो सब्जियों में यूज करते हैं आप उसी को देखो, तो आज आपके पास वो डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, लेकिन आज से 10 से 15 20 साल पहले ऐसा नहीं था। तो इसको हम इवोल्यूशन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात सिर्फ सब्जियों की ना करके हर चीज की करेंगे। तो इसलिए डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है। Evolution is all about changes, improvement and modification of simple life. सिंपल लाइफ में जो भी चेंज आया है, जो उसमें नई इम्प्रूवमेंट हुई है या फिर कोई जो है वो पहले से वो अच्छी हुई है या बुरी हुई है, उन सारे चेंजों को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। ऑन द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन कम्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स का मीनिंग है जो पुरानी चीजें 100 साल पुरानी 50 साल पुरानी या उससे पुरानी चीजें हमें मिली, उनसे हमने आज को कंपेयर किया, तो उससे हमें पता लगा कि उस टाइम में और आज के टाइम में कितना चेंज आ चुका है। तो ये हमारे पास इवोल्यूशन कहलाता है। अब इस इवोल्यूशन में एक एग्जाम्पल हम स्टडी करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास बीटल्स का। बीटल एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो रेड और ग्रे कलर में पाए जाते हैं। तो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में ही है और इसमें 3 रोज आपको दिखाई दे रही है। पहली रोज पे क्रो दिखाई दे रही है बीटल्स कीड़ों के साथ, दूसरी रोज पर एक एलिफेंट का फुट आपको दिखाई दे रहा है और तीसरी रोज पे आपको जो है पहले बॉक्स में रेड जो है, दूसरे में फिर थोड़े उनको वीक पतले पतले हो गए हैं वो, लास्ट वाले बॉक्स में फिर वो दोबारा मोटे हो गए हैं कीड़े, इंसेक्ट जो भी आपके पास ऐसा दिखाया हुआ है। तो इन 3 रोज को हमने 3 सिचुएशन के साथ डिस्कस किया है। तो पहली रो के लिए हम देखिए फर्स्ट सिचुएशन डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्शन के दौरान चेंज आता रहता है। आपने ये 8th चैप्टर में भी किया है कि जब भी कोई नया जो है वो जनरेशन पैदा होती है तो प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले उसमें चेंज आता है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन के दौरान जो है वो कलर में चेंज नोटिस किया गया। कलर वेरिएशन में अराइज विच में यूज टू प्रोडक्शन ऑफ अ ग्रीन बीटल। इन्होंने कहा बीटल का वैसे तो कलर जो है वो लाल और ग्रे होता था, उसको इजिली दूर से जो क्रोज होते हैं कौवे होते हैं वो दूर से नोट कर लेते थे और उनको आके खा जाते थे। लेकिन बार बार रिप्रोडक्शन की वजह से नई जनरेशन आती रही और कलर धीरे धीरे जो है वो ग्रीन हो गया। एज क्रोज कांट सी ग्रीन कलर्ड बीटल्स ऑन ग्रीन लीव। अब ग्रीन पत्तों में या ग्रीन घास में ग्रीन बीटल इतनी आसानी से दिखाई नहीं देते थे। सो क्रोज कांट ईट देम, इसलिए कौवे उन्हें नहीं खा सकते थे। हेंस ग्रे वन continues to be eaten and number of green beetles increase in population। हरे रंग के कीड़ों की संख्या बढ़ती चली गई क्योंकि वो दिखाई नहीं देते थे घास के अंदर, और जो दूसरे कलर के थे ग्रे और लाल कलर के उनकी संख्या कम होती चली गई। तो यहां से क्या कंक्लूजन आया, वेरिएशन गिव्स अ सर्वाइवल एडवांटेज, कि इस कलर के चेंज होने की वजह से उनको जीवन में जीने की संभावना बढ़ गई। अगर वो लाल कलर के होते तो मरने के चांस उनके जल्दी हो जाते, ग्रीन कलर के हुए तो उनकी लाइफ बढ़ गई। ये दिखाता है हमें फर्स्ट रो। देखिए पहले रेड कलर दिखा रखा है, फिर धीरे धीरे सेकंड बॉक्स में ग्रीन की संख्या बढ़ी, तीसरे में ग्रीन और बढ़े और चौथे में टोटली ग्रीन हो गए हैं। अब क्रोज उनको नहीं खा पा रहे। सेकंड में देखिए, सेकंड में हम ये कलर वाला वेरिएशन नहीं नोट करते। सेकंड में हम ये कहते हैं कि धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, लेकिन एकदम से वो घास पे जो है वो हाथी का पैर रखा जाता है। अब हाथी का पैर तो बहुत बड़ा होता है, तो ये जो गुच्छा चल रहा था, एक पूरा ग्रुप चल रहा था बीटल्स का, उस पे एलिफेंट का पैर रखा गया और मोस्टली उस ग्रुप में से ज्यादातर जो है वो मारे गए। इसको सिचुएशन 2 बोला गया। देखो, सडनली एलिफेंट स्टेम्स ऑन द बशीज। स्टेम का मीनिंग है पैर का रखा जाना, बशीज का मीनिंग है उनका जो ग्रुप था पूरा, एंड किल्स मोस्ट ऑफ द बीटल्स। ज्यादातर बीटल्स जो है वो मारे गए। दिस चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन्स, इसका मीनिंग है, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है तादाद में जो एकदम से चेंज आया कि 100 थे, 100 में से 90 मारे गए, एकदम से 90 मर गए, इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक तरीके से हिंदी में बात करूं तो इसको परले बोल देते हैं। जैसे हमें ये पता है कि रोज एक सिटी के अंदर
कितने लोग मरते हैं और कितने लोग पैदा होते हैं। ये तो जनरल जो है वो नंबरिंग है जो हमें पता लग सकती है मेडिकल सर्टिफिकेट से। लेकिन अगर एकदम से प्रलय आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए और अर्थक्वेक में 10 मिनट अर्थक्वेक रहा, 10 मिनट में हजारों लोग मर गए, तो ये जो एकदम से लोग मरे हैं, इसको बोल देते हैं हम जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो एकदम से चेंज आया है पॉपुलेशन में। थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड रो में सबसे पहले बीटल्स थे, पर उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया जिनसे उनकी हेल्थ जो है वो डाउन हो गई, वो पतले हो गए। उनसे होने वाले बच्चे आगे वो भी तीसरे डब्बे में पतले ही रहे, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती रही वो बीमारी धीरे धीरे जनरेशन में से बाहर निकलती रही, और कुछ जनरेशन के बाद वो दोबारा से वैसे ही मोटे हो जाएंगे जैसे पहले थे। तो सिचुएशन थर्ड को देखिए हमने कैसे डिस्कस किया है। बशीज यानी कि उनका ग्रुप कैच अ प्लांट डिजीज, उन्होंने घास को खाया और घास में जो बीमारी थी वो उनके अंदर चली गई। एज अ रिजल्ट बीटल्स आर पुअरली नरिश, तो उनको बेकार खाना मिला और एवरेज वेट ऑफ एन अडल्ट बीटल हैज डिक्रीज, और उनका वेट कम होना शुरू हो गया। आफ्टर रिमूवल ऑफ डिजीज, जैसा कि हमने देखा कि कुछ जनरेशन के बाद लास्ट वाली जो चौथी जनरेशन आई, चौथा बॉक्स आया तीसरी रो में, वो बीमारी उनकी बॉडी से जो है वो एलिमिनेट हो गई और उनका जो वेट था वो पहले की तरह नॉर्मल हो गया। तो इस तरीके से चेंजेस आते हैं, जो चेंजेस नोटिस की जाते हैं, कभी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, कभी खान पान की वजह से, कभी परले की वजह से। तो ये था हमारे पास बीटल्स का एग्जाम्पल। अब आते हैं हमारे पास ट्रेड्स। ट्रेड्स होते हैं गुण, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, ये हमने हेरिडिटी वाले पार्ट में पढ़ा भी है। अब ये ट्रेड कितने टाइप के होते हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास एक्वायर्ड ट्रेड। द कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल दैट कैन नॉट बी पास्ड ऑन इट्स प्रोजेनी आर नोन एज एक्वायर्ड ट्रेड। इसमें जो वर्ड यूज हो रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। प्रोजेनी वर्ड यूज हुआ है, प्रोजेनी बोलते हैं आने वाली जनरेशन को, यानी कि आपके बच्चों को। तो एक्वायर्ड ट्रेड वो होते हैं जो पूरी लाइफ आपने सीख के अपने अंदर पैदा किए हैं, जो आपसे आपकी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा सकते। जैसे कि आप पूरी मेहनत करके आपने 4 लैंग्वेज बोलनी सीख ली, आप इंग्लिश भी बोलते हो, चाइनीज भी बोलते हो, ये आपने जन्मजात थोड़ा ना सीखी है, आपने पढ़ के सीखी है। तो ये वो गुण है जो आपने खुद अपने अंदर पैदा किया है। तो क्या अब आप आपको 4 लैंग्वेज आती है तो आपका जो आगे बच्चा पैदा होगा उसको चारों लैंग्वेज बाय बर्थ आती होगी? देन आंसर इज नो, क्योंकि ये वो गुण नहीं है जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो जाए। ये वो गुण है जो आपने अपनी पूरी लाइफ में सीखे हैं और ये आप तक ही रहेंगे, आगे जनरेशन में पास नहीं होंगे। जैसे बेटर लाइफस्टाइल आपने सीख लिया, ड्रेसअप होना सीख लिया, इंग्लिश बोलना सीख लिया, तो इस तरीके के गुणों को हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट्स बोलते हैं। या फिर कोई गेम खेलनी आपने सीख ली अच्छे से। दूसरी तरफ आ जाते हैं इनहेरिटेड ट्रेड। इनहेरिटेड का मीनिंग है जो आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू मिले हैं और जो आगे आपके बच्चों में भी जाएंगे। दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर रिसीव्ड बाय ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं बच्चों को, फ्रॉम देयर पेरेंट। लाइक कलर ऑफ आई, जैसे कि आपका जो आंखों का बालों का कलर है वो पेरेंट्स में किसी से मिलता है, नाक की शेप मिलती है, कान की शेप मिलती है, तो ये आपको आपके पेरेंट्स से मिला है, तो इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। आगे आता है हमारे पास नया जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मीनिंग होता है नई जाति का बनना। देखिए डेफिनेशन क्या कहलाती है। स्पेसिएशन इज द डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर स्पीसीज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्पीसीज। जो पहले से जाति रहती है उसी जातियों में से, जो पहले जितनी जातियां पाई जाती हैं उन्हीं जातियों में से एक नई जाति का निकल आना क्या कहलाता है? स्पेसिएशन। अब ये जो नई जाति है वो कैसे बन सकती हैं? देखो, मान लो कोई नॉर्थ इंडिया का बंदा जो है, कोई इंसान जो नॉर्थ इंडिया में है, वो साउथ इंडिया में किसी के साथ मैरिज कर लेता है। तो अब नॉर्थ इंडिया की क्वालिटी अलग है, साउथ इंडिया की क्वालिटी अलग है। तो उनसे जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर नॉर्थ इंडिया की क्वालिटी भी होगी और साउथ इंडिया की भी, यानी कि वो नॉर्थ इंडिया वाली लैंग्वेज भी इजीली सीख सकता है और साउथ इंडिया वाली भी। तो ये जो क्वालिटी बच्चे के अंदर आई, ये नई जाति बन गई एक तरीके से, जो दोनों का मिक्सचर है। तो इस तरीके से नई जातियां पैदा होती हैं, तो इसको स्पेसिएशन बोलते हैं। आगे है हमारे पास इवोल्यूशन प्रोसेस। अब मेन इवोल्यूशन प्रोसेस है क्या, पहले पढ़ लीजिए फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो, इवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच न्यूअर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें नए टाइप ऑर्गेनिज्म के डेवलप हो जाते हैं प्री एग्जिस्टिंग वन, पहले जो पहले से पाए जाते हैं उन्हीं में से
मॉडिफिकेशन के थ्रू, यानी कि जो पहले जातियां पाई जाती हैं या पहले ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज होके नए बन जाते हैं। और hierarchy is a type of social organization in which individuals are ranked according to their status। और फिर हम सोसाइटी जो होती है उसमें सबको रैंक दे देते हैं कि किसको किस लेवल पे रखना है, जानवर कहाँ होंगे, इंसान कहाँ होंगे, इंसेक्ट कहाँ होंगे। तो इस सिस्टम को हम हायरार्की बोलते हैं। तो इवोल्यूशन जनरली क्या है, चेंज है एक तरीके से, जो आपने नोटिस किया। इन्हीं चेंजेस के बेसिस पे हमने ऑर्गन्स को कुछ कैटेगरीज में बांटा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन की। होमो का मीनिंग होता है एक जैसा। अब देखिए, फिनोमिना ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू कॉमन एंसेंट्री इज नोन एज होमोलॉजी। ये कहते हैं जो हमारे पूर्वज थे और जो हम हैं, हम में जो सिमिलैरिटी पाई जाती है, जो एक जैसी चीजें पाई जाती हैं, उस प्रोसेस को या उस स्टडी को हम होमोलॉजी बोलते हैं। और जो ऑर्गन हमारे सेम मिलेंगे उसको बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गन। या हमारे किसी और के साथ मैच कर रहे हैं, किसी जानवर के साथ या किसी पक्षी के साथ, तो वो ऑर्गन क्या कहलाएंगे, होमोलोगस ऑर्गन। तो मेन डेफिनेशन जो है वो फोर्थ लाइन से शुरू है। दीज ऑर्गन्स आर सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर। ये सारे ऑर्गन जो है वो दिखने में तो सेम होते हैं, बट हैव डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। लेकिन इनका अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग काम होता है। जैसे हम एग्जांपल देंगे आपको, जो दिखने में तो एक जैसे हैं लेकिन काम अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, फोर लिप्स ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के हाथ की हड्डियां, लिजार्ड छिपकली के हाथ की हड्डियां, मैंस के हाथ की हड्डियां और बर्ड्स के हाथ की हड्डियां चारों सिमिलर होती हैं दिखने में। अब डायग्राम देख लीजिए, ये जो चारों हैं, ये बर्ड्स, फ्रॉग, लिजार्ड और ह्यूमंस, चारों के हैंड्स की जो है वो इंटरनल हड्डियों का स्ट्रक्चर है। दिखने में आपको बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, लेकिन हमें पता है चारों का काम जो है वो अलग अलग होता है। फ्रॉग अपने हाथ को उछलने के लिए यूज करता है, लिजार्ड चिपका लेती है, रेंगने के लिए यूज करती है, आदमी अपने हाथ से अलग काम करता है, और बर्ड्स का जो काम है वो अलग होता है। तो देखो, चारों में इनका काम अलग अलग है, लेकिन दिखने में स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो जो दिखने में सेम हो लेकिन काम अलग अलग हो तो क्या कहलाते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एनालोगस। ये वो होते हैं जो दिखने में अलग अलग हैं लेकिन काम इनका एक जैसा, यानी कि होमोलोगस से उल्टे। डेफिनेशन देखिए, द ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट ओरिजिन, जो अलग अलग जगह से आए हैं, एंड बेसिक स्ट्रक्चर, डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी जिनका अलग है बिल्कुल, बट शोज सिमिलर अपीयरेंस और परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, लेकिन काम ये एक जैसा करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम एनालोगस ऑर्गन। इसके एग्जांपल में आते हैं विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बैट। जो पंख होते हैं वो बैट यानी कि चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख दिखने में बिल्कुल अलग अलग होते हैं, लेकिन काम दोनों उड़ने का करते हैं। देखो कैसे, ये डायग्राम आप देख सकते हो। बर्ड्स के पंख में हड्डियां बिल्कुल पास पास होती हैं, सेंटर वाला आप देखो, लेकिन बैट का जो पंख होता है उसमें हड्डियां जो है वो बहुत दूर दूर होती हैं। तो ये आप अगर ध्यान से देखोगे तो इनके हड्डियों में देखो कितनी बनावट अलग है। इसमें तो बहुत हड्डियां पास पास है, पंख भी अलग अलग जुड़े हुए हैं सारे, लेकिन यहाँ अलग अलग है, लेकिन काम दोनों का ही क्या होता है, उड़ने के लिए होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं एनालोगस। फिर तीसरा टाइप आ जाता है हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन। ये वो ऑर्गन होते हैं जो पहले तो पाए जाते थे हमारे पूर्वजों में, लेकिन अब धीरे धीरे या तो लुप्त हो गए हैं या इनका साइज कम हो गया है। देखो डेफिनेशन क्या है, these are organs which are no more functional the way they are in their ancestor form of trade। जैसे वो पूर्वजों में पाए जाते थे अब वो वैसा काम नहीं करते या नहीं पाए जाते। या नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हमने, दे डिमिनिश्ड इन साइज ड्यूरिंग इवोल्यूशन। जो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता जा रहा है उसमें उनका साइज जो है वो कम हो गया है। जैसे कि एग्जाम्पल है बॉडी हेयर। आप अगर देखते हो तो जो आदि मानव दिखाए जाते थे उनके पूरी बॉडी पर बाल होते थे, लेकिन अब हम इंसान जो है हमारी पूरी बॉडी पर उतने बाल नहीं पाए जाते, तो पहले से कम हो गए हैं। विजडम टूथ, अकल की जाड़ जिसे बोलते थे, वो अब नहीं निकलती, नहीं पाई जाती। ईयर पिन्ना, मसल का मीनिंग होता है ईयर पिन्ना, बोलते हैं कान के साइज को, जो बाहर कान का आपका साइज है। पहले कान बहुत बड़े बड़े पाए जाते थे, आदि मानव में आप देखोगे तो बड़े बड़े कान दिखाई देंगे, लेकिन अब ये जो कान का पिन्ना है, जो बाहर का हिस्सा है, ये साइज कम होता जा रहा है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल। इसमें एग्जांपल में आप देख लीजिए, हाँ, गूस बम्स भी इसका एक एग्जांपल है। जो रोंगटे हम बोलते हैं वो रोंगटे अब नहीं रहे,
और अपेंडिक्स भी इसका एग्जाम्पल है, अब नहीं पाई जाती वो अपेंडिक्स का जो लास्ट वाला हिस्सा है। विजडम टूथ भी इसका एग्जाम्पल, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। इसके अलावा बॉडी हेयर्स भी हैं, ये सारे जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास फोजिल्स। देखिए फोजिल्स बोलते हैं जो जमीन में से निकाली गई चीजें हैं, खोद कर जो हम निकालते हैं जमीन में से जो भी चीज हमें मिलती है उनको हम फोजिल बोल देते हैं। These are dead and decayed remain of living organism that live millions of years ago। हजारों लाखों साल पहले जो धरती पर जानवर रहते थे, मनुष्य रहते थे, उनके जो डेड डिकेड पार्ट हमें मिल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फोसिल्स बोलते हैं। आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा भी होगा। डेटिंग ऑफ फोसिल हमारा मेन टॉपिक रहेगा। देखिए डेटिंग का मीनिंग होता है अगर जो जमीन खोद के आपने कोई चीज निकाली है, कोई मूर्ति मिली है जमीन खोद के नीचे से, और आप पढ़ते हो अगले दिन अखबार में लिखा हुआ आता है कि 500 साल पुरानी मूर्ति, तो ये 500 साल पुरानी है, ये डेटिंग यानी कि टाइम पीरियड किसने पता किया और कैसे पता किया, वो उस मेथड को बोलते हैं हम डेटिंग ऑफ फोसिल। दो मेथड है, पहले सेकंड वाला देखते हैं जो नीचे लिखा हुआ है, इजी मेथड है। ये कहता है इफ वी स्टार्ट डिगिंग द अर्थ, अगर हम खोदना शुरू करें और फोसिल फाइंड करें, द डीपेस्ट लेयर जनरली कंटेन द ओल्डेस्ट फोसिल एज कंपेयर टू सरफेस लेयर। तो इन्होंने कहा कि अगर हमने दो जगह खोदना शुरू किया, जिस जगह हमें ज्यादा गहराई पर कोई चीज मिलेगी तो हम जनरली क्या कहेंगे कि वो ज्यादा पुरानी है, जहां हमें थोड़ा खोदने पर चीज मिल गई हम उसको क्या कहेंगे, वो नई चीज है। तो ये तो हुआ तुक्के वाला मेथड कि जो गहराई पर है हमने एज्यूम कर लिया कि वो पुराना ही होगा। लेकिन एक मेथड दूसरा है जो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता, वो है फर्स्ट मेथड। उसको देखिए क्या बोलते हैं, ये है कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है, जिस भी जगह पर वो चीज पाई जाती है जमीन के अंदर, हम उस मूर्ति, मान लो अगर मूर्ति पाई गई है तो मूर्ति के आसपास की मिट्टी भी उठा लेते हैं। और 10th क्लास की साइंस में ही 4th चैप्टर है आपके पास कार्बन कंपाउंड का, जिसमें आपको ये पढ़ाया जाता है कि जितनी भी चीजें हमारे आसपास है मोस्टली सब में कार्बन पाया जाता है, तो इसलिए उस मिट्टी में भी कार्बन होगा। और 10th के बाद 11th या 12th क्लास में आपको एक हाफ लाइफ फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, जिसमें आप किसी भी मॉलिक्यूल की लाइफ पता कर सकते हो कि वो कितना पुराना है। तो एज ऑफ फॉसिल कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन एलिमेंट इन फॉसिल मटेरियल। तो वो जो चीज पाई गई है उस पे जो मिट्टी लगी हुई है या आसपास की जो मिट्टी है उसमें जो कार्बन के एलिमेंट है या कार्बन के जो आइसोटोप है, हम उनकी एज का पता लगा लेते हैं और उसी की एज के अकॉर्डिंग हम जो है वो मूर्ति की एज पता लगा लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा एग्जांपल है जैसे मान लो एक रेत के ढेर पर आपने कोई चीज रख दी और वहां पर रेत उड़े जा रहा है, मान लो हम रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, तो जहां आपने रखी थी उस, मान लो आपने कोई मूर्ति रेत के ढेर पर रख दी, तो उस मूर्ति के नीचे जो रेत है वो उसी टाइम का तो है जिस टाइम आपने मूर्ति रखी है। अब रेत उड़े जा रहा है, वो मूर्ति धीरे धीरे रेत के अंदर दबती जा रही है, आप 10 साल बाद उसको नीचे से निकालोगे तो आपने क्या देखा, उस मूर्ति के नीचे का रेत तो वही है अभी भी जो उस टाइम था। तो ऐसे आप उसका जो है वो एज पता लगा सकते हो, तो इसको डेटिंग ऑफ फोसिल बोलते हैं। अब इन फोसिल्स का फायदा क्या है, जो हमें जमीन खोद खोद कर नीचे से निकालते हैं, इनका हमें फायदा क्या मिलता है? सबसे पहला, डिटरमाइन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि पहले ये चीज कैसी थी, जैसे डायनासोर पहले थे अब नहीं है, तो हमें पता लगता है उनकी हिस्ट्री के बारे में। सेकंड, दे गिव्स एन आइडिया अबाउट इवोल्यूशन, हमें ये पता लग जाता है कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में चेंज कितना हुआ है। तीसरा, गिव्स एन आइडिया अबाउट क्लाइमेट कंडीशन ऑफ अर्थ इन पास्ट, पहले टाइम पे अर्थ पे कैसी क्लाइमेट कंडीशन होती थी, गर्मी ज्यादा थी, सर्दी ज्यादा थी, कैसे चीजें नीचे हो चली गई, इन सारी चीजों का हमें पता लगता है। इट हेल्प्स अस टू एनालाइज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये हमें जियोलॉजिकल का मीनिंग है 200 साल पुरानी है, 400 साल पुरानी है, और उस समय 400 साल पुराने कोई आपको अगर नीचे से कोई करेंसी मिल जाती है तो 400 साल पहले कौन सी करेंसी चलती थी, 500 साल पहले कौन सी थी, तो टाइम स्केल का भी हमें इससे पता लगता है। फिर आता है फोसिलाइजेशन। ये जो फोसिल बनाने की प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं? फोसिलाइजेशन। देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोसिल इज नोन एज फोसिलाइजेशन। फोसिल बनता है लेयर टू लेयर से, जैसे मैंने आपको बताया एक मिट्टी की लेयर, आप कोई चीज दबा देते हो, मान लो किसी इंसान को मरने के बाद मिट्टी में दबा दिया, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर आ गई, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ऐसे सीक्वेंस में फोसिल बनते हैं। Fossils are formed by hard part of organisms such as skull।
स्किन जो है वो तो गल सड़ जाती है, जो हड्डियां हैं, जो हार्ड पार्ट है, जैसे स्कल का मीनिंग होता है सिर की हड्डी, या फिर पूरी बॉडीज की जो हड्डियां होती हैं उन्हीं से क्या बनता है, फॉसिल बनता है। लास्ट पार्ट आ जाता है इस चैप्टर का हमारे पास, ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमंस में चेंज नोटिस करते हैं। देखिए, स्किन कलर जो है हमारे पास वो कॉमनेस्ट वे रहा है आइडेंटिफाई करने का अलग अलग जातियों को, ह्यूमंस के और उनके फीचर को। हम जनरली ये बोल देते हैं कोई बहुत गोरा इंसान है तो हम कहते हैं कि ये ऐसे इलाके से आया होगा जहां पर बर्फ पड़ती होगी। कोई बहुत काला इंसान है तो हम कहते हैं ये ऐसे इलाके से आया होगा जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी। तो हम स्किन के कलर को देखकर किसी के फीचर्स के बारे में आइडिया लगा लेते हैं, लेकिन असलियत ये है कि ऑल ह्यूमंस आर ऑफ अ सिंगल स्पीसीज। सभी जो ह्यूमन है वो सिंगल स्पीसीज के ही हैं। जो अर्लीस्ट मेंबर थे ह्यूमंस जाति के, जिनको हम साइंटिफिक नेम में होमो सेपियंस बोलते हैं, वो अफ्रीका में ट्रेस किए गए थे। ये कहा गया था कि ह्यूमन जाति सबसे पहले अफ्रीका में नोटिस हुई। उसके बाद वहां से उन जाति के लोग अलग अलग कंट्रीज में घूमने के लिए गए। जो जैसे टेम्परेचर में गया उसकी बॉडी में वैसा चेंज आना शुरू हो गया और आगे उसने फैमिलीज बना ली। तो वो वहां पे एक जाति क्रिएट हो गई। जो गर्मी में गया उसका स्किन कलर थोड़ा जो है वो डल हो गया, तो उसने आगे फैमिली बनाई तो उनका कलर भी डल हो गया। ऐसे अलग अलग जातियां जो है वो नोटिस की गई। तो ये जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में था। ये हमारे पास क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी इवोल्यूशन का इवोल्यूशन का पार्ट था जो आज हमने डिस्कस किया।